हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं और आपके लिए नई वीडियो लेके आ गए। क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, 5.1 का इंट्रोडक्शन देख लिया, 5.1 एक्सरसाइज देख ली। अब 5.2 का इंट्रोडक्शन की वीडियो है। इसमें क्या बताऊंगा मैं, 5.2 एक्सरसाइज से पहले जो एनसीईआरटी में देखना बहुत सारे पेजेस हैं, उन पेजेस में क्या लिखा है, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे सर्कल्स, बहुत सारे ग्राफ, बहुत सारे रेंज, बहुत सारे डोमेन फंक्शंस, डोमेन रेंज, क्या ये सब है क्या, और एग्जांपल्स करेंगे कैसे, तो इन सब की बातें करेंगे। और ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, बस साथ साथ सुनते रहना। तो बच्चों, जो 3.2 एक्सरसाइज से पहले जो है ना, जितने कॉन्सेप्ट हैं सब बताऊंगा। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दे रखा है ना, वो दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसका पता है क्या मतलब है? देखो एक बात बताओ, पिछले साल आप लोग 10th क्लास में थे। किस में थे? 10th। अब आपने 10th क्वालिफाई कर लिया, अब आप किस में आ गए? 11th में। ठीक है, वैसे ही जब 10th में आपने ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ा था ना, तो आपने इनको पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सब क्या थे? ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे। अब जब तक हम 10th में थे ना, तो हमने इनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोला, लेकिन जैसे ही हम 10th को क्वालिफाई करके 11th में आ गए ना, वैसे ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी अपने आप में क्वालिफाई हो गए। और अब जो नए टर्म बने, इनको हमने कहा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनको हमने क्या बोला? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों, ये डिफरेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे 10th और 11th का है। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, फंक्शंस क्या होता है। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2 11th का, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा तो होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने ऐसे लिखा fx = x+2, तो मैंने कहा कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलता रहूंगा ना, fx की वैल्यू बदलेगी। पता कैसे? जैसे मैंने कहा x की वैल्यू 1 रखी, तो fx की वैल्यू क्या आ गई? 1+2, यानी fx की वैल्यू क्या आ गई? 3। जैसे मैंने x की वैल्यू 2 रखी, fx की वैल्यू आ गई 2+2, अब क्या आ गई? 4। तो मैंने कहा जैसे ही मैं x की वैल्यू बदलूंगा, fx की वैल्यू बदली कि नहीं बदली? तो मैंने कहा x की वैल्यू यहाँ पे यूनिक है, x की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है? यूनिक। तो जैसे जैसे x की वैल्यू यूनिक रखोगे ना, fx की वैल्यू भी यूनिक आएगी। तो फंक्शंस का मतलब होता है फॉर यूनिक x देयर शुड बी यूनिक fx। बच्चों, होता तो बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट में बस आप इतना याद रखोगे कि फंक्शंस का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे आप फंक्शन में वैल्यू बदलते जाओगे ना, फंक्शन की वैल्यू ही बदल जाएगी, समझे? तो मैंने कहा जैसे जैसे x की यूनिक वैल्यूज रखोगे, वैसी वैसी fx की भी यूनिक वैल्यूज होगी। तो जो रिलेशन इस टाइप को सेटिस्फाई कर देता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? फंक्शन। तो फंक्शन से आपको ये याद रखना है कि फॉर यूनिक x देयर शुड बी यूनिक fx। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बोलते क्यों हैं। तो पहले आप एक बार इसे समझो यहां तक, ठीक है? तो आगे चलते हैं, वहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बेसिक था। अब ये मैंने क्या लिखा है, इसे मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले आप एक बात समझो। अब बच्चों, मैं ना एक यूनिट सर्कल बनाता हूं। क्या बनाऊंगा? एक यूनिट सर्कल। सब कुछ ऐसे ही बता रहा हूं जैसे आपकी बुक में है, ठीक है? एक बार इसे अच्छे से देखो, फिर एक बार बुक को अच्छे से रीड करना, आपको एक एक चीज समझ आएगी। तो मैंने कहा एक यूनिट सर्कल बना दिया। अब मैंने कहा यूनिट सर्कल होता क्या है? जिसका जो रेडियस है वो होता है 1 यूनिट, सही है? तो मैंने कहा ना एक यूनिट सर्कल बना दिया मैंने, और मैंने कहा यहाँ पे इसका क्या है? सेंटर, और जो इसका रेडियस है वो कितना होगा? 1 यूनिट, ठीक है? अब मैंने कहा ना इस पे, जैसे मैंने बोला ये सेंटर है, तो ये है पॉजिटिव y, ये है नेगेटिव y, ये है पॉजिटिव x, ये क्या है? नेगेटिव x। अब मैं कहूंगा कि बच्चों मैं एंगल लूंगा पॉजिटिव x एक्सिस से, तो मैंने कहा मैंने ना यहाँ पे एक लाइन खींच ली। अब मैंने कहा पॉजिटिव x एक्सिस से मैंने एक एंगल दिया, ठीक है? इस एंगल का नाम रख दिया एंगल x, इसका नाम क्या रख दिया? एंगल x। अब मैंने कहा एक यूनिट सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो कोई भी पॉइंट है ना, एक यूनिट सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो कोई भी पॉइंट है ना, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं cos x
कॉमा साइन एक्स। बच्चों इस बात को आपको समझना है कि एक यूनिट सर्कल के सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे cos x कॉमा साइन एक्स, जहां पे जो cos x है ना वो x कोऑर्डिनेट होगा और जो y है, जो sin x है वो क्या होगा y कोऑर्डिनेट। इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि एक बात बताओ, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 के। ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब मैंने कहा एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस वाली चीज को ध्यान से देखूं, इस वाली चीज को, तो मैंने कहा जो इसके कोऑर्डिनेट है वो क्या है cos x कॉमा साइन एक्स, सही है। अब मान लो कि मैं इसको एक ट्रायंगल बनाता, तो मैं कहता हूं कि जो x है तो यानी ये क्या होता cos x और ये क्या होता साइन एक्स, सही है। अब मैं कहता हूं मुझे ये वाली साइड बताओ, ये वाली, तो आप बोलोगे भैया क्योंकि ये रेडियस है तो यूनिट सर्कल का रेडियस क्या होता है 1। मैं कहता हूं चलो ये मुझे नहीं पता, मैं निकालता हूं। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सही है। तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो हमें निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स। तो मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। तो इस केस में हाइपोटेनियस कितना आ गया 1 और ये क्योंकि रेडियस है तो ये भी कितना है 1। तो मैंने कहा एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है ना, उसका कोई भी जो सर्कमफेरेंस पे जो कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे cos x कॉमा साइन एक्स। समझे? नहीं भी समझे तो बस इतना समझो कि एक यूनिट सर्कल पे जो सर्कमफेरेंस का कोई भी पॉइंट होगा वो क्या देगा cos x कॉमा साइन एक्स। यहां तक में कोई भी दिक्कत है? एक बार आप इस सर्कल को बनाओ। ठीक है। अब बच्चों यहां से एक बात समझना, मैंने कहा जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलता रहूंगा, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलता रहूंगा cos x और sin x की वैल्यू भी तो बदलेगी। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलूंगा cos x और sin x की वैल्यू भी बदलेगी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि फॉर यूनिक x, मैंने कहा अगर मैं x की वैल्यू कुछ रखूंगा तो cos x और sin x की वैल्यू कुछ आएगी। तो मैंने कहा अगर मैंने x की वैल्यू बदली तो cos x और sin x की वैल्यू भी तो बदलेगी ना। जैसे मैंने कहा मैंने x की जगह 30 रखा तो cos 30 और sin 30 होता है। फिर मैंने कहा x की जगह 45 रखा तो cos 45 sin 45, ये तो अलग अलग हुए ना बच्चों। मैंने कहा कि जब मैंने x की वैल्यू 30 रखा तो यहाँ से आ गया cos 30 और यहाँ से आ गया sin 30। अब मैंने x की वैल्यू 45 रखा तो यहाँ से आ गया cos 45 और यहाँ से आ गया sin 45। अब मैंने कहा क्या ये दोनों सेम है? नहीं। तो मैंने कहा जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलता हूँ cos x और sin x की वैल्यू भी बदलती है, समझे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर x की वैल्यू मैं यूनिक रखूंगा, अगर मैं x की वैल्यू यूनिक रखूंगा तो cos x और sin x की वैल्यू भी क्या आएगी यूनिक। तो फॉर यूनिक x cos x and sin x will have unique वैल्यू, यही तो बोलूंगा। तो मैंने कहा जैसे मैंने लिखा fx इक्वल टू cos x और मैंने लिखा fx इक्वल टू sin x। तो बच्चों इसे पढ़ोगे कैसे? फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x क्या लिखा हुआ है cos x। अब मैंने कहा जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलूंगा fx की वैल्यू भी तो बदल गई। तो यही तो फंक्शन होता है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बदलते हो fx की वैल्यू बदल जाती है, इसी को तो फंक्शन कहता हूं। और क्योंकि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं इनमें भी यही हो रहा है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलता हूं वैसे वैसे fx की वैल्यू बदल जाती है। इस वजह से जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना वो फंक्शन की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं। इस वजह से जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो फंक्शंस की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फंक्शंस की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर गए, उस वजह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का नया नाम क्या हो गया? तो नया नाम हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो कि फंक्शंस की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर गए उनको हमने कहा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैंने दिखाया जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना उन्होंने क्वालिफाई कर दिया डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इसलिए अब उनका नया नाम हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। समझ में आया? यहां तक देखो, ठीक है बच्चों। अब आगे सुनना। अब मैंने कहा फिर से मैंने क्या बना दिया, एक यूनिट सर्कल, फिर से मैंने बना दिया एक यूनिट सर्कल। बच्चों ये इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से सुनना क्योंकि इसको समझने के बाद 3.2 एक्सरसाइज बहुत आसान है, समझे। बस मेन जो फोकस है वो इंट्रोडक्शन पे ही रहता है इसके। अब मैंने कहा ये यूनिट सर्कल है, अब मैंने कहा इसका जो कोई भी पॉइंट है वो क्या देगा cos x कॉमा sin x, ठीक है। पिछली जो 10 मिनट की जो बकवास है ना उसका रिजल्ट यही है कि इसका कोई भी पॉइंट क्या देगा cos x कॉमा sin x। मैंने कहा एक बात बताओ यहाँ पे एंगल कितना होगा? इस वाले पे तो आप बोलोगे 0,
ठीक है। यहाँ पे होगा π/2, यहाँ पे होगा पाई, यहाँ पे होगा 3π/2 और फिर यहाँ पे क्या होगा 2π। कैसे गया मैं? तो मैं गया एंटी क्लॉकवाइज। कैसे गया मैं? एंटी क्लॉकवाइज। देखो पहले मैं 0 से गया 90, फिर 180। देखो मैं ऐसे गया 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, ठीक है। तो मैंने कहा बच्चों ये तो आपने पिछले वाले इंट्रोडक्शन में सीखा है कि जो 90 डिग्री है उसको लिखते हैं π/2, जो 180 डिग्री है उसको पाई लिखते हैं, और ये 3π/2 को 270 डिग्री लिखते हैं, और 2π को फिर से। अब मैंने कहा 0 डिग्री और 0 रेडियन लिखोगे तो 0 से ही ना, तो उसको एज इट इज दिखा दिया। अब मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखूं तो क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी होंगे cos x, sin x, सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये यहां से यहां तक रेडियस है ना, यानी ये यहां से यहां तक क्या होगा 1, और ये बताओ x एक्सिस पे ये 1 है तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। भाई देखो ना ये x एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलूं तो आप बोलोगे 1, 0। क्यों? क्योंकि x पे तो 1 है लेकिन y में 0 है। अब मैंने कहा जो cos x होता है ये x कोऑर्डिनेट होता है, और जो sin x होता है वो क्या होता है y कोऑर्डिनेट। यानी मैंने यहाँ से क्या देखा कि 0 डिग्री पे जो cos x है वो 1 होगा और जो sin x है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ, मैंने कहा 0 डिग्री पे मैंने देखा जो cos x है वो 1 है और जो sin x है वो क्या है 0। तो मैं ये कह सकता हूँ 0 डिग्री का क्या मतलब है, जो cos 0 है वो 1 है और जो sin 0 है वो क्या है 0। ऐसा कह सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कह सकता हूँ। अब मैं आगे गया, अब मैं इस वाले पॉइंट पे आया, अब मैंने कहा ये y पे है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप बोलोगे इसके कोऑर्डिनेट भी वही होंगे cos x, sin x। अच्छा इसके एक और कोऑर्डिनेट होंगे, पता है क्या? देखो ये y पे है और ये भी तो रेडियस है, यानी ये भी कितना होगा 1। तो लेकिन ये y पे है तो x क्या होगा 0 और y क्या होगा 1। तो मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता कि जब मैं 90 डिग्री पे गया, 90 डिग्री पे, तो मैंने कहा cos x कितना है 0 और sin x कितना है 1। तो जब मैं 90 डिग्री पे गया तो मैंने कहा cos x है 0 और sin x है 1। यानी 90 डिग्री का यही तो मतलब है कि जो cos 90 आ गया वो आ गया 0 और जो sin 90 आ गया वो क्या आ गया 1। यही मतलब था। अच्छा ये पहला था, ये दूसरा था। अब मैं आगे गया, अब देखना मैं आगे गया, अब मैं इस वाले पॉइंट पे आया तो ये कितने पे है 180 पे, ये कितने पे है 180। तो मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप बोलोगे फिर से होंगे cos x, sin x। अब बताओ ये इस साइड है ना, इस साइड, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो ना यार ये +1 है, ये इधर +1 है, तो इधर क्या होगा -1। देखो इस तरफ आ गया मैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -1, 0। तो मैंने यहाँ से क्या बोला कि पाई पे या 180 डिग्री पे जो cos x है वो है -1 और जो sin x है वो क्या है 0। यानी मैंने कहा कि जो cos पाई या cos 180 है वो -1 है और जो sin 180 है या फिर जो sin पाई है वो कितना है 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब मैं आगे आया, अब मैं 270 पे गया, तो अब मैं कितने पे गया 270 या फिर 3π/2, यही तो कहूँगा। अब जब मैं इस वाले पॉइंट पे आया तो इसके कोऑर्डिनेट भी वही cos x, sin x। अब मैंने कहा ये नीचे की तरफ है, तो मैंने कहा देखो ना x में तो ये 0 होगा और y में क्या होगा -1, सही है। तो मैंने कहा जब मैं 270 पे आया तो मैंने कहा ये जो cos 270 या फिर जिसको मैं cos 3π/2 भी बोलूँगा वो कितना है? तो वो 0 है, सही है। और मैंने कहा ये जो sin 270 या sin 3π/2 जो है वो कितना है -1। इस पे क्या आ गया ये -1। फिर मैं आगे गया और मैं वापस किस पे आ गया 0। तो बच्चों ये 0 डिग्री यही है और 360 भी क्या है यही। तो यहाँ से आप ये समझे कि अगर मैं 0 पे बात करूँ तो cos 0 1 होगा, sin 0 0 होगा। फिर मैं 90 पे गया तो cos 90 0 होगा और sin 90 1 होगा। ये 10th तक ना आप इसको याद करते थे। देखो इस सर्कल से हमने प्रूफ कर दिया। आगे आए तो हमने कहा जब मैं 180 पे बात करूँ तो cos 180 -1 होगा। देखो इसको cos 180 भी तो लिख सकता हूँ, cos 180 -1 होगा और sin 180 या sin पाई क्या होगा 0। आगे चला तो मैंने कहा 270 पे आया तो मैंने कहा जो cos 270 या cos 3π/2 है वो 0 है और sin 270 या sin 3π/2 -1 है। ठीक है, एक बार यहां तक नोट करो। अब बच्चों आगे चलना, अब देखना मैंने क्या बताया, मैं उसको समराइज करने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा एक सर्कल लो और उस सर्कल पे ये कोऑर्डिनेट्स बना दो। ठीक है, अब मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट भी होंगे cos x, sin x,
इसके कोऑर्डिनेट भी होंगे cos x, sin x, इस वाले पॉइंट के, इस वाले, फिर इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी होंगे cos x, sin x, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी होंगे cos x, sin x। अब मुझे बताओ ये 0 है तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा +1, यहाँ से यहाँ तक -1। भाई देखो ना, ग्राफ है, ग्राफ देखो, ये ग्राफ है तो 0 +1 -1 वो वाला सिस्टम है। यहाँ से यहाँ तक होगा +1 और यहाँ से यहाँ तक -1। तो मैंने कहा एक बात बताओ, इस वाले के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप बोलोगे ये है 0, ये है 90, ये है 180, ये है 270 और फिर ये कितना है 360। अच्छा, 0 को मैं 0 रेडियन भी लिख सकता हूँ और 360 को मैं 2 पाई रेडियन भी लिख सकता हूँ, 90 को मैं π/2 लिख सकता हूँ, 180 को पाई, इसको 3 π/2 ऐसे लिख दिया। अब मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो मैंने कहा cos x और sin x की वैल्यू 0 या 360 पे देखेंगे। तो मैंने कहा जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x में 1, y में 0, तो 1, 0, तो ये इनको मिल गए। इस पे आया तो मैंने कहा y एक्सिस पे x तो 0 होगा, तो x में 0 और y में 1, तो ये इनको मिल गए। यहाँ आया मैंने कहा x में -1, y में 0, तो ये इनको मिल गए। यहाँ आया तो मैंने कहा देखो y में -1 है ना, और x में 0, तो ये इनको मिल गए। यही बात करी है हमने अभी तक, यही तो बात की है, ठीक है। अब देखना बच्चों, इस वाले ये जो रोटेशन हमने करी है, ये जो हमने रोटेशन करी है, इसमें एक चीज ध्यान दिया आपने, हम ना एंटी क्लॉकवाइज गए हैं। हम कैसे गए हैं? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन बच्चों सोचो, अगर हम क्लॉकवाइज जाते तो क्या होता? तो देखो क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। अब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, फिर से मैं बनाता हूँ, देखो 0 पे हूँ, ठीक है। अब बच्चों आपको याद है जब मैंने बताया था कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज जाते हैं वो नेगेटिव। तो अब मैं यहाँ से क्लॉकवाइज जाना शुरू करूँगा तो ये हो गया -π/2 या फिर -90। फिर मैं क्लॉकवाइज जाना शुरू करूँगा तो ये हो जाएगा -π या -180। फिर मैं क्लॉकवाइज जाना शुरू करूँगा तो ये हो जाएगा -3π/2 या -270। फिर मैं क्लॉकवाइज आऊँगा तो ये हो जाएगा -360 या फिर -2π। समझे बच्चों? देखो डिग्री भूल जाओ, हमें ना रेडियन पे ध्यान देना है। अब मैंने कहा यहाँ पे फिर से कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0, इसके क्या होंगे 0, -1, इसके क्या होंगे -1, 0 और इसके क्या होंगे 0, 1, यही होंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या होगी? तो मैंने कहा यहाँ पे जो वैल्यूज होगी वो होगी cos 0 या cos -2π। तो मैंने कहा cos 0 होगी, sin 0 होगी, या फिर cos -2π होगी और sin -2π होगी। तो मैंने यहाँ से क्या बोला कि cos 0 और sin 0 इनकी वैल्यू आई 1, 0 और cos -2π sin -2π इनकी वैल्यू भी क्या आई 1, 0। देखो यहाँ से देख लो, यहाँ आए तो मैंने कहा यहाँ पे जो वैल्यू है वो है cos -π/2 और sin -π/2, इसकी वैल्यू है 0, -1। यहाँ पे आओ तो मैंने कहा cos ऑफ -π sin ऑफ -π, इसकी वैल्यू क्या है -1, 0, ठीक है। यहाँ पे आओ तो मैंने कहा ये कितना लिखा है, ये है cos -3π/2 sin -3π/2 और इसकी वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू है 1। समझ आया क्या? तो एक बार इसे नोट करो। अब बच्चों देखो, अभी तक जितना पढ़ा है उसकी समरी देता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो लिखा भी है समरी, जितना अभी तक पढ़ा है उसे दोबारा सुनो और ध्यान से समझना। इसी पे मैं समराइज करूंगा अभी तक क्या पढ़ा है। मैंने कहा देखो जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा एक सर्कल है ऐसा, एक और सर्कल है ऐसा। अब जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा और इसमें क्लॉकवाइज। मैंने कहा 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। सही है। मैं यहाँ आया 0 -π/2 -π -3π/2 और यहाँ -2π। यही करा मैंने। अब मैंने कहा बच्चों जरा मैं इस वाली जगह पे मैंने देखा तो 0 भी आया है, 2π भी आया है, 0 भी आया है, -2π भी आया है। तो मैंने कहा क्या मैंने 0, 2π और -2π ये एक तरफ नहीं आए, ये एक तरफ आए। तो मैंने कहा एक वैल्यू हो गई आपकी 0
2 पाई और -2 पाई। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ आए हैं ना भाई। चलो अब मैं इस वाली वैल्यू पे गया, इस वाली, तो मैंने कहा यहाँ पे π/2 आया है और यहाँ पे क्या आया है -3π/2। तो मैंने कहा जो π/2 और -3π/2 है ना वो एक ही जगह पे आया है। फिर मैं यहाँ आया, मैंने कहा यहाँ पे पाई है और यहाँ पे क्या है -पाई। तो मैंने कहा जो पाई है और जो -पाई है वो एक ही जगह पे आए हैं। फिर मैं यहाँ आया, मैंने कहा यहाँ पे 3π/2 है और यहाँ क्या है -π/2। तो मैंने यहाँ लिखा 3π/2 और मैंने यहाँ लिखा -π/2 और यहाँ वाला तो मैं लिख ही चुका हूँ। तो मैंने कहा ना जरा ध्यान से देखो, ये सारी वैल्यूज एक तरफ है, ये सारी वैल्यूज एक तरफ है, ये सारी वैल्यूज एक तरफ है, ये सारी वैल्यूज एक तरफ है। ठीक है, अब मैं एक टेबल बनाऊंगा जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो भी पढ़ा है। तो मैंने कहा अब ना मैं एक टेबल बनाऊंगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मैं दिखूंगा थीटा की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे मैं दिखूंगा cos x की वैल्यू और यहाँ पे मैं दिखूंगा sin x की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा थीटास की वैल्यू है क्या क्या, तो मैंने कहा 0 2 पाई, देखो एक में आ गया 0 2 पाई और -2 पाई। क्यों? क्योंकि वो एक ही साथ आए। फिर एक में आ गया आपका π/2 और -3π/2, सही है। फिर एक में आ गया आपका पाई और -पाई, ठीक है, और एक में आ गया 3π/2 और -π/2। तो एक में आ गया आपका 3π/2 और यहाँ -π/2, ये वैल्यू आ गई, इसे मिटा देता हूँ। अब मैंने कहा यहाँ पे वैल्यूज है क्या क्या, तो देखो ना यार, देखो मैं ना दिमाग से कर दूंगा सिर्फ, ठीक है, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझो। देखो क्या करना है, तो वापस से सर्कल बनाते। देखो अगर ये सर्कल याद है ना तो सब आसान है। मैंने कहा यहाँ पे 0 आया था, 2 पाई आया था, मैंने कहा यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी 1,0 आई थी, 1,0, x में 1 y में 0। जो पहला वाला होता है वो cos x है, जो दूसरा वाला क्या होता है sin x। तो मैंने कहा यहाँ पे cos x 1 है, sin x 0 है। आगे चलो, मैंने कहा मैं यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे x में होगा 0, y में होगा +1। पहला वाला cos x, दूसरा वाला sin x। तो यहाँ पे आ गया, तो cos x है 0 और sin x है 1। फिर मैं इस वाली वैल्यू पे आ गया, तो ये यहाँ पे पाई आया था और -पाई आया था। तो मैंने कहा यहाँ पे जरा देखो, x में होगा -1, y में होगा 0। जो x होता है वो cos x होता है, -1 और 0। अब मैं यहाँ पे आया, तो मैंने कहा यहाँ पे या तो 3π/2 होगा या फिर -π/2। अब मैंने कहा यहाँ पे क्या वैल्यू है, तो y में नीचे की तरफ आ रहा हूँ, तो x तो 0, y में -1। जो पहला वाला होता है वो cos होता है, जो दूसरा वाला होता है वो sin होता है। तो मैंने कहा जो cos x की वैल्यू है ना 0 2 पाई या -2 पाई पे वो 1 होगी। जो cos x की वैल्यू π/2 या -3π/2 पे है वो क्या होगी 0। cos x की वैल्यू पाई या फिर -पाई पे होगी -1, ठीक है। जो cos x की वैल्यू है 3π/2 और -π/2 पे होगी 0। sin x की वैल्यू 0 2 पाई या -2 पाई पे होगी 0। sin x की वैल्यू π/2 या -3π/2 पे होगी 1। sin x की वैल्यू पाई या -पाई पे होगी 0 और sin x की वैल्यू 3π/2 या फिर -π/2 पे होगी 1। अब बच्चों मैं होता ना आपकी जगह, अगर मैं थोड़ा सा समझदार बच्चा होता तो मैं इसे कभी याद नहीं करता, मैं इस चीज को याद रखता। और मैंने कहा इस फिगर को देखते ही मुझे सारी वैल्यूज याद आ रही है, तो मैं इसको याद करने के बजाय इसको नहीं याद कर लूं, समझे? तो इसे नोट करो। बच्चों आगे चलते हैं, अब समझना ध्यान से। देखो वापस से एक सर्कल बनाता हूं, यूनिट सर्कल बनाता हूं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझना, मैं कहता हूं यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। अब मैं कहता हूं यहाँ पे है 0 रेडियन या फिर 2 पाई रेडियन, यहाँ पे π/2, अच्छा यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, ऐसे चल रहा है। अच्छा अब मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ और मैं घूम के वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, तो मैंने कितना कवर कर दिया 2 पाई। अब मैं थोड़ा और चलता हूँ, तो मैं थोड़ा और यहाँ तक आया, तो मैंने कहा मैंने यहाँ से क्या एंगल बनाया, तो मैंने कहा कि देखो 2 पाई तो मैं चल चुका हूँ, यहाँ तक मैं 2 पाई तो चल चुका हूँ और मैं एक्स्ट्रा कितना चला हूँ x, तो मैं चला कितना हूँ, तो मैं 2 पाई तो चल चुका हूँ और कितना चला हूँ x, ठीक है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपको पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं cos x, sin x। लेकिन बच्चों असल में मैं चला कितना हूँ, देखो 2 पाई तो चल चुका हूँ और x, और देखो यहाँ तक देखो यहाँ से मैं घूम के आया यहाँ तक, तो 2 पाई तो हो गया, लेकिन x और चला ना, तो असल में मैं चला हूँ 2 पाई + x, तो ये मेरा एंगल है ना। तो मैंने कहा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट असलियत में होंगे cos 2 पाई + x और sin
2 पाई प्लस एक्स, यही तो होंगे। अच्छा, अब मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ था तो मैं एक बार घूम के वापस यहीं पे आ गया और मैं एक्स्ट्रा कितना चला, एक्स्ट्रा तो एक्स ही चला ना। तो मैंने कहा कि जब मैंने 2 पाई ट्रेवल किया तो मैं घूम के वापस यहाँ पे आ गया, अब मैंने जो एक्स्ट्रा चला वो कितना था, एक्स। तो मैंने कहा देखो भाई 2 पाई आप चले लेकिन घूम के यहीं पे आ गए ना, तो इसको जो मैंने ये दिखाया ना कॉस 2 पाई प्लस एक्स और साइन 2 पाई प्लस एक्स, तो बच्चों अगर मैं इस लाइन से देखता तो असल में मैं एक्स ही तो आगे चला, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स। तो बच्चों कहने का ये मतलब है कि हर एक 2 पाई रेडियन के बाद, हर एक 2 पाई रेडियन के बाद जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ना वो खुद को रिपीट करते हैं, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस खुद को क्या करते हैं, रिपीट। तो ये जो 2 पाई है ना, 2 पाई इसको हम जीरो की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर यहाँ पे मैं जीरो रख दूं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, कॉस एक्स और इसकी वैल्यू साइन एक्स। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने लिखा साइन 4 पाई प्लस एक्स, तो मैंने कहा 4 पाई का पता क्या मतलब है कि एक बार मैं घूम के आया 2 पाई, दूसरी बार घूम के आया 4 पाई, तो मैंने कहा ये भी कितना हो गया, जीरो। तो इसको मैंने सीधा सीधा क्या लिख दिया, साइन एक्स। तो मैंने कहा कि ये जो 2 पाई के मल्टीपल है ना, अगर मैंने ऐसे भी लिख देता ना साइन 20 पाई प्लस एक्स, तो मैंने कहा ये जो 20 है ये भी तो 2 का मल्टीपल है, तो 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनकी जगह मैं जीरो रख दूंगा। तो वी कैन कंसीडर द मल्टीपल ऑफ 2 पाई एज जीरो, तो इसकी वैल्यू भी हो गई साइन एक्स। समझ आया? तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई और 2 पाई के जितने भी मल्टीपल है उनकी वैल्यू क्या रख देनी है, जीरो, और उसके अलावा जो है ना वो रख देना है। समझ आया बच्चों? आगे चलते हैं। अब देखना वापस से एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है। अब मैंने कहा ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos x कॉमा sin x। मैंने कहा जो पहले दिखा होता है ये x कोऑर्डिनेट है, जो बाद में दिखा है वो y। बच्चों एक बात बताओ, जब मैं x एक्सिस की बात करूं तो x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो आप बोलोगे ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज जीरो, और y कोऑर्डिनेट है कितना, sin x। तो x एक्सिस पे ना जो sin x है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब बच्चों मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ x एक्सिस पे मेरे पास एंगल्स कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे भैया दो तरह के एंगल्स हो सकते हैं ना। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो यहाँ पे होगा जीरो, फिर देखो कैसे कैसे याद करोगे, जीरो, फिर यहाँ होता है पाई बाई 2, फिर यहाँ होता है पाई, फिर यहाँ होता है 3 पाई बाई 2, यहाँ होता है 2 पाई, ऐसे करोगे। अब देखो इसको याद करने का ना एक तरीका बताता हूँ कैसे आप समझोगे। तो सिर्फ मैं इस वाले की बात करूंगा ना तो पाई पाई जोड़ता जाऊंगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई, समझे। तो मैंने कहा x एक्सिस पे जब मैं एंटी क्लॉकवाइज गया तो मेरे को एंगल क्या मिला, या तो मुझे मिला 0, या तो मुझे मिला 1 पाई, या तो मुझे मिला 2 पाई, या 3 पाई, या 4 या 5, तो मुझे यही सब मिले 3 पाई, ऐसे ही चलता रहा। अब मैंने कहा ये तो वो हुआ ना जब मैं एंटी क्लॉकवाइज गया। अब अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं तो मैंने कहा चलो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो मैंने कहा मैं क्लॉकवाइज गया तो पहले मैं 0 गया, फिर यहाँ आता है माइनस पाई बाई 2, फिर यहाँ आता है माइनस पाई, यहाँ आता है माइनस 3 पाई बाई 2, यहाँ आता है माइनस 2 पाई। अब देखो कैसे, 0 माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई माइनस 5 पाई। तो मैंने कहा जब मैं एंटी क्लॉकवाइज गया ना तो मुझे एक्स एक्सिस पे जो एंगल मिला वो मिला 0, या फिर माइनस 1 पाई, या फिर माइनस 2 पाई, या फिर माइनस 3 पाई, और ये ऐसे ऐसे चलता रहा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, तो मैंने कहा जो y कोऑर्डिनेट यानी जो sin x है वो 0 पता है कब होगा, x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे एंगल क्या होंगे, 0। देखो इनको मैं कंबाइन करूं तो मैं ये नहीं लिख सकता एंगल्स ऑन x एक्सिस क्या है, या तो 0 है, या फिर प्लस माइनस 1 पाई, प्लस माइनस 1 पाई, या फिर प्लस माइनस 2 पाई, या फिर प्लस माइनस 3 पाई, या फिर प्लस माइनस 4 पाई, और ये ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। अब मैंने कहा प्लस माइनस और 0 ये कहाँ आते हैं, तो आप बोलोगे ये इंटीजर्स में आते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 सेट में पढ़ा हुआ है। ये किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इस पूरे को मैंने शॉर्ट में लिख दिया n पाई, जहां ये जो n है ना ये z से बिलोंग करता है, मतलब n क्या है, इंटीजर, समझे। तो मैं इस पूरे की जगह दिखूंगा कि जो x यानी जो एंगल है ना, ये जो x यानी जो एंगल है ये कुछ नहीं है, ये n पाई है। तो मैंने कहा sin x होता है 0
एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे जो एंगल है ना वो है n पाई। तो मैं ये नहीं कह सकता जब साइन एक्स 0 होगा ना, इसका मतलब जो x है ना वो n पाई होगा, x क्या होगा n पाई। और इसी को पढ़े लिखो की भाषा में क्या लिखोगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। क्या लिखोगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। समझे। तो यहां से जो अपने को समझने वाली बात वो ये है कि जब जब साइन एक्स 0 होगा ना तब तब x विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ऐसे हो सकता है। जो आगे चलते हैं, अब देखना ध्यान से। जैसे हमने साइन एक्स को 0 किया था तो हमने कहा था साइन एक्स y कोऑर्डिनेट पे है, साइन एक्स y है जो कि x पे 0 होगा, तो और x पे क्या एंगल थे n पाई। वैसे ही अब cos x की बात करूंगा तो जो cos x है ना वो x कोऑर्डिनेट है, और जो x कोऑर्डिनेट 0 होता है y एक्सिस पे, जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 किस पे होता है, y पे। तो मैंने कहा x कोऑर्डिनेट है cos x, तो ना मुझे ना cos x को 0 करना है, तो cos x को 0 करूंगा तो मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए। अब मुझे देखना है कि y पे एंगल्स कौन कौन से आते हैं, तो मैंने कहा y पे एंगल देखूंगा जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, और y पे एंगल देखूंगा जब मैं क्लॉक। तो पहले मैं इसमें आता हूं, तो मैंने कहा ये होता है 0, फिर ये कितना होता है, देखो मैं क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, π/2, फिर ये होता है पाई, ये 3 π/2, ये 2 पाई, यही होता है। तो बच्चों देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ पता क्या लिखूंगा, देखो π/2 फिर 3 π/2, फिर और आगे बढ़ाना है तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, जब मैं स्ट्रेट लाइन पे जाता हूँ ना तो मैं पाई आगे जाता हूँ, 3 π/2, 2 पाई। अब ये क्या होगा, तो बच्चों जरा ध्यान से देखो 2 पाई में मैं और ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 5 π/2, सही है, 5 π/2, ठीक है। फिर हो जाएगा 6 π/2, 7 π/2, 8 π/2। देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ, बता क्या रहा हूँ, समझना है तो यार अच्छे से समझेंगे ना। देखो ये ना डाउट ही क्लियर कर देता हूँ कि इसे लिखोगे कैसे। 0 लिखा, फिर π/2, हर बार ना जब आप जा रहे हो तो π/2 ऐड करते हुए जाओ। अब π/2 में π/2 ऐड करोगे तो π/2 प्लस π/2, ये क्या हो गया पाई। अब इसमें π/2 ऐड करो तो पाई प्लस π/2, ये हो गया 3 π/2। अब इसमें π/2 ऐड करो तो 3 π/2 प्लस π/2, ये हो गया 2 पाई। अब 2 पाई में π/2 ऐड करो तो 2 पाई प्लस π/2, तो ये हो गया 5 π/2। 5 π/2 में 2 पाई ऐड करो तो 5 π/2 प्लस π/2, ये हो गया 3 पाई, ठीक है। फिर अब 3 पाई में π/2 ऐड करो तो 3 पाई प्लस π/2, तो ये हो गया 7 π/2। समझे क्या, समझे क्या। तो बच्चों देखो कैसे आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है π/2, फिर आ रहा है देखो π/2 आ रहा है, फिर 3 π/2 आ रहा है, फिर 5 π/2 आ रहा है, फिर 7 π/2 आ रहा है। तो समझने की बात यह है कि हमारे y एक्सिस पे आ क्या रहा है, तो हमने कहा y एक्सिस पे आ रहा है या तो π/2 आ रहा है, फिर आ रहा है 3 π/2, फिर 5 π/2, फिर 7 π/2, फिर 9 π/2, फिर 11 π/2। तो मैंने कहा देखो 1 3 5 7 9 11, यानी बच्चों ऑड नंबर्स में आ रहे हैं। अब ये तो एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज में देखेंगे, क्लॉकवाइज में तो मैंने कहा ये तो 0, ये था -π/2, ये था -पाई, ये था -3 π/2, फिर ये हो गया -2 पाई। अब बच्चों देखो कैसे करोगे, यहाँ आया π/2, फिर -3 π/2, अब यहाँ देखो -5 π/2, यहाँ -7 π/2, यहाँ -9 π/2, यहाँ -11 π/2। तो बच्चों मैंने कहा सिर्फ साइन का फर्क है, बाकी देखो 1 3 5 7 9 11, यानी यहाँ पे भी ऑड नंबर्स में आ रहा है और यहाँ पे भी किस में आ रहा है, ऑड नंबर्स। एक बार इसे बताओ, ठीक है। अब देखना बच्चों, अब देखना, मैंने कहा जब मैंने y एक्सिस पे देखा ना, जब मैंने y एक्सिस पे देखा तो जो एंगल्स थे अगर मैं उनको एंटी क्लॉकवाइज देखता हूँ तो या तो आ रहा था π/2 या 3 π/2 या 5 π/2 या 7 π/2, और ये चल रहा था। अब मैंने कहा y एक्सिस पे एक और भी तो आ रहा था, या तो -π/2 आ रहा था, या -3 π/2, या -5 π/2, या -7 π/2, ऐसे आ रहा था। तो मैंने कहा इसको साथ में क्या दिखा, तो मैंने कहा बच्चों देखो जो ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इसको ना आप सीरीज में कैसे लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे 2n+1। क्या लिखोगे, 2n+1। देखो n की वैल्यू जब मैंने 1 रखी, जब मैंने n की वैल्यू 0 रखी तो ये वैल्यू दे रही है 1। जब मैंने
n की वैल्यू 1 रखी तो ये वैल्यू दे रही है 3, जब मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो ये वैल्यू क्या दे रही है 5। तो जो ऑड नंबर्स है ना उनको दिखने का तरीका होता है 2n+1। तो मैंने कहा बच्चों देखो ना, मैंने कहा 1 π/2 सही है, 3 π/2, 5 π/2। तो मैंने कहा देखो 1 3 5 7 को तो मैंने ऐसे दिखा दिया 2n+1 और सबके साथ क्या लिखा हुआ है π/2, समझे कि नहीं। तो मैंने कहा कि यार मुझे ना cos x को 0 करना था, cos x को क्या करना था 0। cos x 0 होगा y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे जो एंगल्स थे ना वो एंगल्स ना ऐसे थे कि एंगल्स हैं 2n+1 π/2। तो मैंने कहा कि जब जब cos x 0 होगा ना, x की वैल्यू होगी 2n+1 π/2। अच्छा इसको ना पढ़े लिखो की भाषा में लिखोगे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। क्या लिखोगे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। समझ आया, इसे नोट करो बच्चों। देखो जो हमने पढ़ा है ना उसको समराइज करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जैसे ना कोई भी पॉइंट है सर्कल पे तो वो है cos x, sin x। cos x होगा आपका x कोऑर्डिनेट और ये होगा आपका y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट जो 0 होगा ना वो y पे होगा। तो मैंने कहा y एक्सिस के जितने भी एंगल्स हैं ना उन पे जो x कोऑर्डिनेट यानी जो cos x है वो 0 होगा, और cos x 0 होगा y एक्सिस के सभी एंगल्स पे, और y एक्सिस के सभी एंगल्स को एक साथ में क्या लिख सकता हूँ 2n+1 π/2। तो जब जब मैं बोलूँगा cos x 0 है ना तब तब y एक्सिस के सभी एंगल्स की बात होगी। तो यानी जो x है ना, ये जो एंगल है ये क्या क्या हो सकते हैं 2n+1 π/2। बस ये बात है, ये नहीं भी समझ आया तो कोई नहीं। जब जब cos x 0 होगा x होगा 2n+1 π/2। अब मैंने कहा कि अब देखो ये जो sin x है ये कौन सा कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होता है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे sin x को 0 करना है, अगर मुझे sin x को 0 करना है तो मुझे x एक्सिस के सारे एंगल्स चाहिए, सारे एंगल्स चाहिए। x एक्सिस के सारे एंगल्स को मैंने दिखा दिया n पाई से। तो मैंने कहा sin x 0 होगा x एक्सिस के सभी एंगल्स पे, और x एक्सिस के सभी एंगल्स हैं n पाई। तो मैंने कहा कि जब जब sin x 0 होगा ना, जो x होगा वो क्या होगा n पाई। तो यहाँ से आप ये और ये बात नोट कर लो, ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन ये और ये बना लो। तो देखो हमने cos x और sin x की बात तो कर ली और काफ़ी डिटेल में बात की है, ठीक है। अब cos x और sin x के बाद जो बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी थोड़ी थोड़ी बातें करनी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही बोला है बुक में, तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जितना बुक में बोला है जस्ट एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ। मैंने कहा fx को लिख दिया tan x, क्योंकि आपको पता है जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं अब वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने कहा ये जो tan x की वैल्यू है ना ये कब पॉसिबल होगी। तो आपके दिमाग में आएगा भैया क्या ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगी। सुनो देखो मतलब जो देखना है, जो नहीं पढ़ाई का देखना है सिर्फ। तो जो tan x है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin x बाई cos x, लिख दिया। अब मैंने कहा बच्चों आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी नंबर के नीचे जब 0 आता है तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, वो नंबर क्या हो जाता है अनडिफाइंड। तो मैंने कहा एक बात बताओ, tan x को मैं लिखता हूँ sin x अपॉन cos x। तो मैंने कहा कुछ भी करके ना cos x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से मैंने ऐसा लिखा कि cos x 0 नहीं होना चाहिए। और आपको अभी बताया जस्ट 2 मिनट पहले कि cos x 0 कहाँ होता है, जब x होता है 2n+1 π/2। तो मैंने कहा अगर cos x कभी 0 नहीं होना चाहिए तो x कभी इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जब जब tan x को मुझे पॉसिबल करना है, जब tan x को मुझे पॉसिबल करना है तो जो cos x है वो 0 नहीं होगा, तो x कभी बराबर नहीं होगा 2n+1 π/2। कब, जो कि n, जबकि जितने जो n है ना वो इंटीजर्स है। तो मैं ये बोलूँगा tan x जो है ना वो तभी पॉसिबल होगा जब cos x 0 नहीं है, और अगर cos x 0 नहीं है ना तो यानी x को 2n+1 π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब जब आप इसको ऐसे देखोगे ना तो इसके बगल में ये वाली इंफॉर्मेशन लिखी होती है, इसका मतलब समझे। अच्छा अब इस पे आओ, अब मैं cot x की बात करता हूँ। तो जो cot x है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos x बाई sin x। अब आप इतना समझदार हो कि यहाँ ये 0 नहीं बनना चाहिए, तो मैंने कहा कि जो sin x है ये 0 नहीं होना चाहिए। अब sin x 0 कहाँ होता है n
पाई, तो यानी x कभी भी n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा जो cot x है ना वो कब पॉसिबल है, वो कब पॉसिबल है, तो आप बोलोगे cot x पता है कब पॉसिबल है, cot x तब पॉसिबल है जब sin x 0 ना हो और x n पाई के बराबर ना हो, जहाँ पे जितने भी n है ना वो इंटीजर्स हैं, समझे। तो ये वाली बात लिखी होती है, तो ये दोनों बात नोट करो। देखो बच्चों अब आगे इसकी बात करेंगे, तो बच्चों आओ आगे चलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स और कॉसेक एक्स, इनकी भी बात करते हैं कि ये कब कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल हो भाई साहब, आप देखते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई एफ एक्स लिखा हुआ है सेक एक्स, मैंने कहा सेक एक्स को मैं 1/cos x लिख सकता हूँ, और मुझे पता है मुझे ना नीचे 0 नहीं बनाना। अगर मुझे नीचे 0 नहीं बनाना, इसका पता है क्या मतलब है, जो cos x है वो 0 नहीं होना चाहिए। और cos x 0 कहाँ होता है, जब x बराबर होता है 2n + 1 π/2। तो मैंने कहा cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो x भी तो इसके बराबर नहीं होना चाहिए, जहाँ पे जो n है वो किससे बिलोंग करता है, इंटीजर्स से। किससे बिलोंग करता है, इंटीजर। इस उल्टे a का मतलब होता है फॉर ऑल। तो मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि cos x 0 नहीं होना चाहिए, x 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए और n इंटीजर नहीं होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, मतलब देखो n तो इंटीजर ही है ना, तो मैंने कहा 2n + 1 π/2 में n क्या है, इंटीजर, ये कह रहा हूँ। अब इस पे आओ cosec x पे, तो इसमें ये याद करना है कि sec x तब तक पॉसिबल होगा जब cos x 0 नहीं होगा। तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा sec x होगा 1/cos x, और cos x को 0 नहीं होना, तो x को 2n + 1 π/2 के बराबर नहीं होना। तो sec x की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, बस इनमें से कुछ नहीं रख सकता, समझे। sec x की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, x की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, बस 2n + 1 π/2 मैं नहीं रख सकता। sec x की वैल्यू कुछ भी रख दो, बस 2n + 1 π/2 मत रखो। यहाँ अब मैं cosec x की बात करता हूँ, तो cos x होता है 1/sin x। अब मैंने कहा नीचे sin x आया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो sin x है ना वो 0 ना हो। तो sin x 0 होता है जब x बराबर होता है n पाई के। अब sin x को 0 नहीं होना, तो x को भी तो n पाई के बराबर नहीं होना, जहाँ पे जो n है वो क्या है, इंटीजर। तो मैंने कहा कि cosec x में ये जो x है ना कुछ भी रख दो, बस n पाई में से कुछ मत रखना। cosec x के जो x है ना उसमें कुछ भी रख दो मेरे भाई, बस n पाई नहीं रखना। अब बच्चों देखो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, वैसी बड़ी हो गई है, लेकिन ना अभी 50% कॉन्सेप्ट हुए हैं। अभी इसके बाद मुझे डोमेन एंड रेंज बताना है, मल्टीपल वैल्यूज पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, मल्टीपल एंगल्स पे क्या होती है, एक्सिस क्वाड्रेंट्स पे क्या होती है वो बताना है, फिर उसके बाद ग्राफ बताने हैं और छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट है वो बताना है, फिर एग्जांपल्स कराना है। तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तब तक आप इसे देखो, नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक इसको पढ़ते रहो और इसको बार बार देखो ताकि आपको ये क्लियर हो। बच्चों मैं चाहता तो इस इंट्रोडक्शन को 20 मिनट में कर सकता हूँ, वो कला मेरे पास भी है, वो स्किल मेरे पास भी है, लेकिन उससे सिर्फ उन्हीं बच्चों का फायदा होगा जिनका मेंटल एप्टीट्यूड बहुत शार्प है। लेकिन बच्चों जब वीडियो बना रहे हैं तो मैं उन बच्चों का ध्यान रख के भी बनाता हूँ जो कि थोड़े बहुत मतलब जो एवरेज कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ठीक है। मतलब मैं बता नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जब 10 से 11th में जाते हैं ना तो बहुत दिक्कतें आती है, मुझे पता है ना, मैंने फील करी वो दिक्कतें। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो मैं आराम से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब बार अच्छे से देखो और जो आपका रिव्यू है वो कमेंट में बताना, ठीक है। तो आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ो, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।